नमस्कार। इस वीडियो में हम जानते हैं आयाम, आवृत्ति, आवर्तकाल यानी एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बारे में, क्योंकि इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। और अगर आप फ्यूचर में कभी साइंस लेते हैं 11th-12th में, तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। 9th क्लास में भी साउंड चैप्टर में ये यूज होगा और अभी भी यूज हो रहा है 8th क्लास में भी। और अगर आप 11th में जाएंगे तब भी ये चैप्टर आएगा साउंड, तो आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी इस चीज़ की। तो पहले आपको उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना पड़ेगा। इसलिए मैंने सोचा कि 8th क्लास के साइंस में सबसे पहला वीडियो इसी पर बनाया जाए, क्योंकि इसको आप प्रैक्टिकल वे में समझ सकते हैं आसानी से। तो हमारा है आयाम। आयाम को इंग्लिश में कहते हैं एम्पलीट्यूड, आवृत्ति को कहते हैं फ्रीक्वेंसी और आवर्तकाल को कहते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, तो इसको बारीकी से आप समझ लीजिए, पूरा वीडियो आप अच्छे से देखें और उसके बाद ही आपको अच्छे से समझ में आएगा। स्किप कीजिएगा तो मिस हो जाएगा, तो आपको कभी भविष्य में दिक्कत हो जाएगी। तो जैसे कि इसके पिछला टॉपिक था, साउंड में ही टॉपिक था हमारा लाउडनेस और पिच। लाउडनेस और पिच, अगर हिंदी में बोलें तो ये प्रबलता और तारत्व। प्रबलता और तारत्व। तो प्रबलता क्या होता है? जैसे कि कोई बहुत तेज बोल रहा है, जैसे शेर दहाड़ता है बहुत तेज, तो यानी कि लाउडनेस हमारा उसका तेज है। और किसी का आवाज बहुत पतला है, जैसे कि फीमेल वॉइस, जैसे कह सकते हैं लता मंगेशकर की आवाज या कोई फीमेल सिंगर है, उनकी वॉइस जो होगी वो क्या होगा, उसमें पिच अधिक रहेगा। पिच अधिक रहेगा मीन्स फ्रीक्वेंसी उसका अधिक रहेगा, तो आवाज पतली रहेगी। तो हमारा लाउडनेस डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड पे और पिच डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। ठीक है, यानी कि हमारी प्रबलता आयाम पर निर्भर कर रहा है और तारत्व हमारा आवृत्ति पर निर्भर है। तो अब आयाम और आवृत्ति होती क्या है वो हम समझते हैं। ठीक है, ये बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है आपको। देखिए, अब एग्जाम्पल लीजिए, कोई जैसे कि हम जानते हैं ध्वनि उत्पन्न करने के लिए या साउंड क्रिएट करने के लिए हमको क्या चाहिए, वाइब्रेशन यानी कि कंपन चाहिए। हम जैसे बोलते हैं, आप गले, हमारा आवाज कहाँ से निकलता है, कंठ यानी कि गले से यहाँ से निकलती है। आप यहाँ पर छू कर देखिए तो यहाँ पर वाइब्रेशन आपको महसूस होगा, यानी कि कंपन महसूस होगा। तो कोई भी चीज है अगर जब तक उसमें कंपन नहीं होगा तब तक आवाज नहीं आएगी। जैसे कि आप तबला बजा रहे हैं या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं तो उसमें कंपन हो रहा है तभी। एक एग्जांपल के तौर पर मैं समझा दूंगा ये तीनों टर्म को एक बार में, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि मान लिया आपके पास कोई गिटार है, वायलिन है, कुछ ऐसा तार वाला चीज ले लेते हैं। तार वाला मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि उससे आप आसानी से समझ सकते हैं। वैसे तो तबला का भी ले सकते हैं, लेकिन तार वाले से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि मान लिया गिटार है, गिटार में कितने स्ट्रिंग होते हैं, 6 स्ट्रिंग होते हैं, 5 और ये 6 स्ट्रिंग हुआ। ठीक है, अब कोई एक स्ट्रिंग को आप ऐसे छेड़ते हैं, अगर आप उसमें अंगुली फंसा के, थोड़ा सा फंसा के अगर खींचेंगे तो क्या होगा, उसमें ऊपर नीचे होगा वो, और जिसके कारण उसमें आवाज उत्पन्न होती है। ठीक है, तो मान लिया कि एक स्ट्रिंग को मैं छेड़ता हूं, ये 6 को मैं मिटा देता हूं ताकि और अच्छे से समझ में। एक को मैं ऐसे छेड़ा तो ये क्या होगा, थोड़ी देर में सबसे ऊपर जाएगा, फिर तुरंत ये नीचे आएगा, फिर अगली बार में थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर ऊपर जाएगा थोड़ा सा, फिर नीचे आएगा। इस तरह से वह पैटर्न बनाएगा और धीरे धीरे रुक जाएगा, है ना। तो पहली बार में जब आप इसको ऐसे करके छेड़े थे तो सबसे ऊंचा गया था जब वो, ये जो दूरी इसकी मध्य स्थिति है ये वाली, है ना, ये बीच वाली है इसकी मध्य स्थिति, ये नीचे वाली लाइन आप समझ लो, और सबसे ऊपर वाली लाइन इसकी सबसे हाईएस्ट स्थिति थी, मतलब स्थिति थी यानी कि सिचुएशन। तो यहां से जो इसकी यहां दूरी है यही आपका है एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम। ठीक है, ये आपका हुआ एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इसका आयाम बढ़ाएंगे तो आवाज ज्यादा करेगा, है ना, और जब आयाम घटा देंगे तो आवाज कम करेगा। आप देख भी सकते हैं कि गिटार को आप थोड़ा जोर से छेड़िए तो ज्यादा आवाज करेगा, और थोड़ा सा धीरे से छेड़िए तो वो कम आवाज करता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एम्पलीट्यूड। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, जरा सा में ही, है ना। केवल आपको प्रैक्टिकल समझना, आयाम की परिभाषा लिखने से क्या होगी, है ना। तो आयाम की परिभाषा यही होगी कि मध्य स्थिति से जो अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। मैं बच्चों को जब भी पढ़ाता हूँ ऑफलाइन बैच में तो कभी भी किताबी लैंग्वेज में नहीं लिखाता, ऐसे ही जैसे अभी मैं आपको बोल दिया कि मध्य स्थिति से जो अधिकतम विस्थापन है उसको हम क्या बोलेंगे, आयाम कहते हैं। बस एक लाइन का डेफिनेशन मैं इसी तरह लिखवाता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा नोट्स बना के क्या फायदा जब समझ में ही नहीं आएगा। तो अगला है हमारा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हिंदी में कहते हैं आवृत्ति। आवृत्ति क्या है, जैसे मान लिया एक पेंडुलम है, ठीक है,
पेंडुलम यहाँ पे लटक रहा है, ठीक है। अब पेंडुलम वाइब्रेट करके एक बार यहाँ से यहाँ गया, फिर अगली बार यहाँ से यहाँ गया। तो मान लिया यहाँ से यहाँ ये गया, उसके बाद ये यहाँ से यहाँ गया, फिर वापस यहाँ। तो एक दोलन पूरा किया, एक दोलन, फिर क्या होगा, फिर वापस यहाँ जाएगा, फिर से वापस से यहाँ जाके फिर वापस यहाँ आ जाएगा। फिर कितना दोलन हो गया, ये दूसरा दोलन हो गया, है ना। तो क्या होगा कि एक सेकेंड में, यानी कि एक सेकेंड में जितना दोलन वो पूर्ण करेगा वही उसकी क्या हो जाएगी, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। मान लिया कि ये हमारा ये है दोलन है, एक बार ये सीधा, एक बार मैं ऐसे कर दिया, फिर ऐसे कर दिया, फिर वापस यहाँ आ गया। मीन्स ऐसा नहीं कि यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ आ गया तो एक दोलन हो गया, नहीं। एक दोलन कब लेना है, पूरा राउंड होना चाहिए। जैसे एक बार यहाँ आया, फिर एक बार घूम के वहाँ गया, फिर वापस यहाँ आया, तब जाके इसका एक दोलन हुआ। तो एक सेकंड में जितना दोलन कर देगा वह उसकी क्या कहलाएगी, आवृत्ति, और इंग्लिश में बोले तो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रीक्वेंसी। अब है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड में क्या होगा कि एक में कितना टाइम लगता है। जैसे कि मान लिया अभी इसी का एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि ये हमारा दोलन है, एक बार यहाँ से यहाँ गया, फिर बीच में आया, फिर वहाँ गया, फिर वापस एक दोलन हुआ, ठीक है। तो एक दोलन में जो समय लगेगा वो हमारा हो जाएगा आवर्तकाल। जैसा कि नाम में ही है काल, काल का अर्थ क्या होता है, समय, यानी कि एक दोलन में जो समय लगेगा वो ही हमारा क्या हो जाएगा, आवर्तकाल। और एक सेकंड में जितना दोलन पूर्ण करेगा वो हो जाएगा आवृत्ति। यानी कि हम कह सकते हैं आवृत्ति और आवर्तकाल क्या है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट होगा, ठीक है। तो यही हुआ आवर्तकाल। बस एक लाइन में आप डेफिनेशन अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि एक सेकंड में दोलनों की संख्या ही क्या है, आवर्तकाल, बस। उसके बाद एक सेकंड में दोलन की संख्या हमारी आवृत्ति हो जाएगी, और एक दोलन में जो समय लग रहा है वो हमारा आवर्तकाल, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि आवृत्ति क्या है, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हम जानते हैं एक सेकेंड में जो दोलन होगा, तो एक सेकेंड यानी कि कुछ नंबर हो, यानी पर सेकेंड, और पर सेकेंड को ही हम क्या कहते हैं, हर्ट्ज कहते हैं, HZ, जिसको डिनोट करते हैं हर्ट्ज, HZ से। टाइम पीरियड तो हमारा सेकेंड ही होगा क्योंकि ये समय ही है, ठीक है। तो एक सेकेंड में मतलब एक दोलन में जो टाइम लगेगा वो हमारा सेकेंड। तो टाइम पीरियड का मात्रक क्या हो गया, सेकेंड। फ्रीक्वेंसी का मात्रक पर सेकेंड यानी कि हर्ट्ज। अब एम्पलीट्यूड का थोड़ा सा ये हो गया, मिस हो गया। जैसे कि एम्पलीट्यूड है हमारा, मैंने क्या बोला था वहाँ गिटार का स्ट्रिंग में कि आप एक बार उसको छेड़ते हैं तो वो सबसे हाईएस्ट जितना दूर जाएगा वही उसका क्या कहलाएगा, एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम। अब इसका अर्थ क्या होगा, जब वो ये क्या है, दूरी बता रहा है, आयाम क्या बता रहा है, एक दूरी। और हम जानते हैं दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, m, है ना। तो ऐसा ही मात्रक क्या क्या हो गया, आयाम का ऐसा ही मात्रक मीटर, आवृत्ति का ऐसा ही मात्रक पर सेकेंड यानी कि हर्ट्ज, और टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल का ऐसा ही मात्रक सेकेंड। तो आई होप आपको छोटे से वीडियो में बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी ये तीनों चीज़ें, क्योंकि साउंड में यूज होने वाली ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते थे, तो थोड़ा सा 11th में हम लोग को थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत हुई थी। तो मैं चाहता हूँ आप लोगों को दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आगे आपको इस चैप्टर में, साउंड चैप्टर में से कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना हो तो बता दीजिए, क्योंकि टाइम कम है। तो मैं भी अभी अपने ऑफलाइन बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है, तो ज़्यादा वीडियो तो नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो भी आपका डाउट होगा मैं ज़रूर सॉल्व करूँगा यहाँ पर आके, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। हमारा नया चैनल है और हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा सहयोग करें तो बहुत कृपा होगी, ठीक है। धन्यवाद।